कहानी की शुरुआत में एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बस्ती वाले इलाके में एक बेहद शानदार और महंगी एसयूवी खड़ी है। आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने धीरे से गाड़ी के दरवाजे का हैंडल खींचा। यह देखकर वह चौंक गया कि दरवाजा खुला हुआ था। वह तुरंत उत्साहित हो गया और जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही वह उन चीजों को ढूंढने लगा जो शायद महंगी हों और जिन्हें बेचकर उसे कुछ पैसे मिल सके। लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद उसे सिर्फ एक धूप का चश्मा ही मिला। हालांकि असली परेशानी तब शुरू हुई जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की। उसे अचानक पता चला कि गाड़ी के दरवाजे लॉक हो चुके हैं। गाड़ी के शीशे बुलेट प्रूफ थे। दरवाजों को अंदर से स्टील की प्लेटों से मजबूत किया गया था और पूरी गाड़ी को अंदर से इस तरह बनाया गया था कि बाहर कोई आवाज न जाए। इतना ही नहीं, गाड़ी के अंदर मोबाइल सिग्नल, ब्लूटूथ और इंटरनेट भी पूरी तरह ब्लॉक थे। अब यह बदकिस्मत आदमी अपनी जान बचाने के लिए आखिर क्या करेगा? फ्लिक मूवीज की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत शहर के एक धुंधले और सुनसान किनारे पर बने एक पुराने रिपेयर गैरेज से होती है। एडी काउंटर के सामने खड़ा है और उसकी आंखों में गहरी मायूसी और गुजारिश साफ दिखाई दे रही है। उसका चेहरा बेहद थका हुआ है, जैसे वह लंबे समय से गरीबी और संघर्ष से लड़ रहा हो। एडी ने मुड़े तुड़े नोटों की एक गड्डी काउंटर पर सरकाई और मालिक से कहा कि इसमें $350 है। लेकिन मालिक ने साफ शब्दों में कहा कि उसे पूरे $475 चाहिए। एडी घबराया हुआ सा बोला कि बाकी के पैसे वह इसी शुक्रवार तक दे देगा। लेकिन मालिक ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और रूखे अंदाज में कहा कि वह शुक्रवार को ही पूरे पैसों के साथ वापस आए। एडी की आंखों में हल्की सी उम्मीद थी, क्योंकि उसकी पूरी कमाई उसी वैन पर निर्भर थी। उसने सवाल किया कि एक अल्टरनेटर के लिए $825 क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि वह पार्ट सिर्फ $400 का है। उसने समझाया कि अगर उसके पास सही औजार होते तो वह आधे घंटे के अंदर इसे खुद बदल सकता था। लेकिन मालिक ने फिर उसकी बात काट दी और साफ कह दिया कि वह इस मुद्दे पर कोई और चर्चा नहीं करेगा। एडी ने एक और कोशिश की। उसने ईमानदारी से और जल्दी समझाया कि वह गाड़ी चलाकर डिलीवरी का काम करता है और कमाने के लिए उसे गाड़ी की सख्त जरूरत है। अगर गाड़ी नहीं होगी तो वह पैसे कैसे कमाएगा और कैसे चुका पाएगा? लेकिन मालिक के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं थी और उसकी आंखें और सख्त हो गईं। उसने एडी से साफ कहा कि या तो वह बाकी पैसे दे या फिर उसकी नजरों से दूर हो जाए। जैसे ही एडी गैरेज से बाहर निकला, उसके फोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर उसकी एक्स वाइफ का नाम दिखा। ये कॉल उसके लिए एक और मानसिक झटका था। एडी ने समझाने की कोशिश की कि वह अपना काम खत्म करके तुरंत अपनी बेटी को लेने जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी पैक्स वाइफ की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। उसने एडी को डांटते हुए कहा कि वह फिर वही पुराने बहाने बना रहा है। उसने याद दिलाया कि बुधवार और शुक्रवार उसके दिन थे और उसने कभी भी अपनी बेटी को प्रायोरिटी नहीं दी। इस समय उसकी बेटी स्कूल के बाहर अकेली बैठी उसका इंतजार कर रही है। एडी ने लाचारी में कहा कि वह बेटी से कह दे कि उसे सच में बहुत अफसोस है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ की आवाज और भी कड़ी हो गई। जब एडी ने पूछा कि वह उनके रिश्ते को कैसे सुधार सकता है, तो फोन अचानक कट गया। इस एक फोन कॉल ने एडी की मुश्किलें और बढ़ा दी। उसने न सिर्फ अपनी कमाई का जरिया खो दिया था, बल्कि अपनी बेटी की उम्मीदें भी तोड़ दी थीं और अपनी एक्स वाइफ के साथ बचा हुआ रिश्ता भी और खराब कर लिया था। उसकी दुनिया धीरे धीरे बिखर रही थी और वह खुद को इसे रोकने में पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। जिंदगी के इस भारी दबाव के बीच एडी सड़कों पर भटकने लगा। उसने अपने दोस्तों को फोन करके पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। उसकी हर कोशिश नाकाम रही। इस समाज की बेरुखी ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई और उसे महसूस हुआ कि वह इस दुनिया में कितना अकेला और लाचार है। उन $475 को इकट्ठा करने के लिए एडी ने गलत रास्ते के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने योजना बनाई कि जिन गाड़ियों के दरवाजे खुले मिले, उनमें से कुछ कीमती सामान चुरा कर बेच देगा। एक गली से गुजरते समय उसे एक कुत्ता दिखा जो तेज गर्मी में एक गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। अपनी खुद की मुश्किल हालत के बावजूद वह रुका। उसने कुत्ते को थोड़ा पानी पिलाया। उसका यह छोटा सा अच्छा काम दिखाता था कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। इसके बाद एडी ने एक पार्किंग एरिया में एक काली, महंगी और शानदार एसयूवी खड़ी देखी। आसपास कोई भी नहीं था, तो वह धीरे धीरे गाड़ी के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल खींचा, वह हैरान और खुश हो गया, क्योंकि दरवाजा लॉक नहीं था। मौका देखकर एडी जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया और उन चीजों को ढूंढने लगा जिन्हें बेचकर वह कुछ पैसे कमा सके। लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद उसे सिर्फ एक धूप का चश्मा ही मिला। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की, तब उसे समझ आया कि दरवाजे अब पूरी तरह लॉक हो चुके हैं। एडी का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने बार बार दरवाजे को खींचा, जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी शर्ट में हाथ लपेटकर पीछे की खिड़की पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन खिड़की पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने बाहर निकलने के कई तरीके सोचे, पर हर तरीका फेल हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा है। अचानक गाड़ी के अंदर लगे फोन की घंटी बजी। उसकी आवाज बहुत तेज और चुभने वाली थी। एडी ने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वह और ज्यादा डर गया। उसने दूसरा तरीका अपनाया और दरवाजे के नीचे वाले हिस्से को उखाड़ने लगा। इसी कोशिश में उसका हाथ भी कट गया। जब उसने पूरा दरवाजे का पैनल निकाल दिया,
तो उसे पता चला कि उसके नीचे लोहे की एक और मजबूत परत लगी हुई है। उसने मोबाइल से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सिग्नल बिल्कुल नहीं था। इस खतरनाक जाल में फंसा देखकर एडी बेबसी में हल्की सी हंसी हंस पड़ा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने कांपते हाथों से बजता हुआ फोन उठा लिया। गाड़ी के कम्युनिकेशन सिस्टम से एक अनजान आदमी की आवाज आई। उसने एडी का स्वागत किया और अपना नाम विलियम बताया। उसने कहा कि वह इस गाड़ी का मालिक है। एडी ने घबराकर पूछा कि विलियम आखिर चाहता क्या है। विलियम की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुशी भी झलक रही थी। उसने कहा कि वह एडी को कुछ बातें समझाना चाहता है ताकि वे एक दूसरे को ठीक से समझ सकें। उसने बताया कि उसकी गाड़ी में इससे पहले 6 बार चोरी की कोशिश हो चुकी है, लेकिन एक भी चोर कभी पकड़ा नहीं गया। एडी को मिलाकर यह 7वीं कोशिश थी। एडी गुस्से में चिल्लाया और बाहर निकालने की मांग करने लगा। वह अपनी भावनाओं के जरिए उस आदमी पर दबाव डालना चाहता था, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ विलियम की हल्की सी हंसी सुनाई दी। विलियम ने कहा कि वह एडी से तब तक बात करना चाहता है जब तक वे एक दूसरे को जान न लें और समझ न लें। उसके बाद ही वह उसे जाने देगा। एडी को इस अजनबी की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे पर बार बार वार करने लगा, लेकिन सब बेकार था। वह बिल्कुल उस चूहे की तरह था जो पिंजरे में फंसकर तड़प रहा हो। विलियम ने आराम से कहा कि तुम बहुत अधीर और बदमाश किस्म के इंसान हो। गुस्से में एडी ने अपना आपा खो दिया। उसने अपने बैग से पिस्तौल निकाली और गाड़ी की खिड़की पर गोली चलाई ताकि वह टूट जाए, लेकिन गोली शीशे से टकराकर वापस उछली और उसकी अपनी ही टांग में जा लगी। उसे गंभीर चोट लगी। एडी दर्द से चीख पड़ा और पास से गुजर रही एक महिला से मदद की गुहार लगाने लगा। महिला कुछ पल के लिए रुकी। एडी को लगा शायद उसने उसकी आवाज सुन ली है, लेकिन उसने देखा कि वह महिला अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर अपना मेकअप ठीक करने लगी और फिर वहां से चली गई। एडी दर्द से पीछे गिर पड़ा। उसके घाव से लगातार खून बह रहा था। वह कांपने लगा और भारी सांस लेते हुए गालियां देने लगा। दूसरी तरफ बैठा विलियम बिल्कुल शांत था। उसने देखा कि गाड़ी के अंदर खून फैल रहा है और वह अपनी गाड़ी की सफाई को लेकर चिंता जताने लगा। एडी ने किसी तरह खून रोकने की कोशिश की और विलियम से भीख मांगने लगा कि वह पुलिस को फोन कर दे। विलियम ने कहा कि पुलिस को फोन करना बेकार है। एडी लगभग टूट चुका था। उसने कांपती आवाज में फिर कहा, मुझे एम्बुलेंस चाहिए। विलियम ने जवाब दिया कि एडी खुशकिस्मत है क्योंकि वह खुद डॉक्टर है। उसने पूछा कि हालत कितनी खराब है। एडी ने बताया कि खून रुक नहीं रहा और उसे लग रहा है कि वह मर जाएगा। विलियम ने उसकी बात पर शक जताया और कहा कि अगर गोली किसी बड़ी धमनी में लगी होती तो वह अब तक बेहोश हो चुका होता या मर गया होता। एडी लगातार चिल्लाता रहा कि उसे तुरंत इलाज चाहिए। तब विलियम ने साफ किया कि यह गाड़ी उसकी निजी संपत्ति है और वह बार बार होने वाली चोरी की कोशिशों से तंग आ चुका है। एडी दर्द से तड़पते हुए फिर बोला कि यहाँ खून बह रहा है और वह मरने वाला है, लेकिन विलियम को कोई दया नहीं आई। उसने साफ शब्दों में कहा कि यह सब उसी का बनाया हुआ जाल है और एडी उसमें फंस चुका है। बस यही सच है। एडी लालच के कारण खुद को रोक नहीं पाया और अब वह पूरी तरह विलियम के कंट्रोल में था। उसे महसूस हुआ कि उसकी टांग सुन्न होती जा रही है। उसने शिकायत की कि उसे अपनी टांग महसूस नहीं हो रही। विलियम ने तुरंत पकड़ लिया और कहा कि अभी तुम कह रहे थे टांग जल रही है और अब कह रहे हो महसूस नहीं हो रही। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एडी मानसिक रूप से टूट गया। रोते हुए उसने कहा कि ये 2 तरह के दर्द हैं जो एक साथ हो रहे हैं, जलन भी है और सुन्नपन भी। इसी दौरान विलियम ने बताया कि गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह साउंड प्रूफ है। उसने सिग्नल, ब्लूटूथ और नेटवर्क भी जाम कर दिए हैं। ये सुनकर एडी पूरी तरह बिखर गया और विलियम को पागल कहकर गालियां देने लगा। गालियों के जवाब में विलियम ने बहुत सलीके से प्रतिक्रिया दी। उसने शांत आवाज में कहा कि आज तक किसी ने उसे पागल नहीं कहा और जहां तक उसे याद है उसे कभी ऐसा नहीं कहा गया। उसने माना कि वह जो कुछ कर रहा है वह उसके हिसाब से पूरी तरह तर्क संगत है। यह योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। हर छोटी छोटी बात की बार बार जांच की गई थी और हर मुमकिन स्थिति के बारे में पहले से सोचा गया था। विलियम ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद वह अपने जन्म स्थान के बारे में बताने लगा, दक्षिण वेल्स का एक छोटा सा इंडस्ट्रियल शहर। उसने अंदाजा लगाया कि शायद एडी ने उस जगह का नाम भी कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी बात को थोड़ा व्यक्तिगत बनाने के लिए उसने वेल्श भाषा के कुछ शब्द भी बोले। उसने याद किया कि जब वह 7 साल का था तब वह अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गया था। तब से वह लगभग इसी शहर और इसी इलाके में रह रहा है। उसने बताया कि जिस ब्लॉक में वह रहता है वह एक हाई एंड रिहायशी इलाका है। बाहर से देखने पर वह बहुत खास नहीं लगता, लेकिन वहाँ कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसकी कीमत $10 लाख से कम हो। इसी बीच एडी, जो खून बहने और पानी की कमी से कमजोर हो चुका था, पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन विलियम ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि उसकी मेडिकल पढ़ाई के अनुसार कोई इंसान 48 घंटे तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। फिर वह अपने बचपन के समुदाय के बारे में बात करने लगा। उसने कहा कि जब से वह बच्चा था तब से वह इलाका ज्यादा बदला नहीं है। पहले के समय में लोग अपने दरवाजे खुले छोड़ देते थे और अपने व्यवहार और इज्जत पर गर्व करते थे। इसी बीच ज्यादा खून बह जाने के कारण एडी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी टांग के घाव पर पट्टी बंधी हुई है। अगला दिन आया
और फिर से विलियम की आवाज सुनाई दी। एडी गाड़ी के अंदर भूख से परेशान था और उसने गुस्से में अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन विलियम शब्दों को लेकर बहुत सतर्क था। उसने एडी की गंदी भाषा के प्रति अपनी नापसंदगी दिखाई, जिससे साफ था कि उसे गालियां बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने दोबारा जोर दिया कि उनकी बातचीत की पहली शर्त है एक दूसरे को समझना। एडी ने समझौता करने की कोशिश की और कहा कि अगर उसे खाना और पानी मिल जाए तो वह बिना शर्त उसकी पूरी बात सुनने को तैयार है। विलियम ने अपनी जिंदगी के बारे में और बताया। उसने कहा कि उसने अपनी बेटी के लिए पास में ही एक अपार्टमेंट खरीदा था। वह जगह बहुत अच्छी थी, अच्छी धूप आती थी और एक छोटा सा आंगन भी था। वह बहुत लग्जरी नहीं था, लेकिन एक परिवार के लिए बिल्कुल सही था। उसने बताया कि यह बात 2 साल पहले दिसंबर की है और उसे उस दिन की हर छोटी बड़ी बात याद है। वह अपनी बेटी को शॉपिंग कराने ले गया था। उन्होंने उसकी पसंदीदा जगह पर लंच किया था। वह दिन बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन जब वह अपनी बेटी को उसके अपार्टमेंट छोड़ने गया तो सब कुछ अचानक बदल गया। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, 2 लोग अचानक उनके सामने आ गए और उन्हें घेर लिया। जब विलियम यह सब सुना रहा था, तब तक एडी का धैर्य खत्म हो चुका था। उसे अब यह कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाए। उसने फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बार विलियम गुस्सा हो गया। उसने गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से एडी को बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। एडी बुरी तरह तड़पने लगा। उसके मुंह से गालियां निकल रही थीं, शब्द उलझ रहे थे और वह पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। विलियम ने उस खास तरह से तैयार की गई गाड़ी को कंट्रोल करते हुए एडी पर बिजली के झटके, अचानक तापमान बदलना और तेज म्यूजिक जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया। वह बंद एसयूवी अब एडी के लिए एक काल कोठरी बन चुकी थी और विलियम एक निर्दयी जेलर की तरह सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। हवा का तापमान, आवाज का माहौल और यहाँ तक कि एडी की जिंदगी और मौत भी। रात होते होते एडी ठंड से बुरी तरह कांपने लगा। फिर से फोन बजा। इस बार एडी पूरी तरह टूट चुका था। उसने विलियम से माफी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। तब जाकर विलियम ने टॉर्चर सिस्टम बंद किया। तीसरा दिन शुरू हुआ और विलियम ने फिर से एडी को अभिवादन किया। उसका लहजा अभी भी हल्का और थोड़ा व्यंग्य भरा था। उसने देखा कि एडी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने कहा कि शायद यह भूख का पहला चरण है। एक डॉक्टर की तरह वह उसकी हालत का विश्लेषण करने लगा। उसने पूछा कि क्या उसे ध्यान लगाने में परेशानी हो रही है, क्या वह बार बार खाने के बारे में सोच रहा है, क्या वह चिड़चिड़ा हो गया है। फिर उसने खुद ही इन सवालों के जवाब मानकर लक्षण दर्ज करने शुरू कर दिए। विलियम के इस ठंडे विश्लेषण के बीच एडी ने अपना तरीका बदला। उसने पूछा कि क्या विलियम ने इसके बाद के नतीजों के बारे में सोचा है? अगर वह मर गया तो उसकी लाश का क्या होगा? इस शहर में जहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, किसी लाश को छुपाना आसान नहीं होगा। उसने यह भी पूछा कि क्या विलियम सच में हत्या का मानसिक बोझ सह पाएगा, लेकिन विलियम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडी को याद करने वाला कोई नहीं है। एडी ने क्राइम एंड पनिशमेंट किताब का जिक्र किया। शायद वह विलियम के अंदर अपराध बोध जगाना चाहता था। उसने पूछा कि क्या उसने यह किताब पढ़ी है। विलियम ने कहा कि उसने बहुत पहले पढ़ी थी। फिर उसने पलट कर पूछा, और तुमने? एडी को लगा कि उसे छोटा समझा जा रहा है। उसने जवाब दिया कि सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं है। क्या वह उसे अनपढ़ समझता है? उसने कहा कि भले ही वह कॉलेज नहीं गया, लेकिन वह पढ़ सकता है और जो कुछ सीखा है खुद सीखा है। उसने अमीर और खास परिवारों में पले बढ़े लोगों पर तंज कसा और कहा कि वे कभी भी सड़क की समझ यानी स्ट्रीट स्मार्ट्स का महत्व नहीं समझ सकते। विलियम ने हल्के व्यंग्य में कहा कि शायद उसे भी इन तथाकथित स्ट्रीट स्मार्ट्स पर रिसर्च करनी चाहिए थी। तभी उसने देखा कि एडी गाड़ी के अंदर लगे कैमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत चेतावनी दी और कहा कि यह चालाकी नहीं है, बल्कि इससे उसके स्ट्रीट स्मार्ट होने के दावे की सच्चाई सामने आ रही है। एडी फिर से क्राइम एंड पनिशमेंट की बात पर लौट आया। उसने कहा कि हत्या इंसान को अंदर से बर्बाद कर देती है। उसने माना कि उसने जिंदगी में कई गलत काम किए हैं, लेकिन कभी किसी की जान नहीं ली और उसे नहीं लगता कि वह ऐसा कभी कर पाएगा या करना चाहेगा। यह एक ऐसी सीमा है जिसे वह कभी पार नहीं करेगा। लेकिन विलियम पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। उसने ताना मारते हुए कहा कि ये बातें उस आदमी के मुंह से निकल रही हैं जो खुद बंदूक लेकर घूमता है। एडी ने सफाई दी कि वह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जिस माहौल में वह बड़ा हुआ है वहाँ पुलिस को फोन करने पर अक्सर कोई मदद नहीं मिलती। विलियम ने इस बात से सहमति जताई। उसने कहा कि यही कारण है कि उसने यह खास गाड़ी बनाई है। अगर सुरक्षा सिस्टम सच में काम कर रहे होते तो शायद उसे यह गाड़ी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसने कहा कि उनके बीच कुछ समानताएं हैं, सिवाय इसके कि वे दोनों एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। अंत में दोनों को मरना ही है। एडी ने एक बार फिर विलियम से उसे बाहर छोड़ने की विनती की और कहा कि वह मर रहा है। अब उसका लहजा बदल चुका था और उसने विलियम को भाई कहकर पुकारा। विलियम ने बहुत ही शांत लहजे में कहा कि एडी अकेला नहीं है, वह खुद भी मौत की ओर बढ़ रहा है क्योंकि उसे प्रोस्टेट कैंसर है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी जिंदगी के अब केवल 4 महीने बचे हैं। उसने आगे कहा कि इसी बीमारी की वजह से उसने यह सब कदम उठाने का फैसला किया। वह अपने जीवन के आखिरी पलों में कुछ बदलाव लाना चाहता था और वह न्याय पाना चाहता है जिसे वह सही समझता है। एडी ने यह सुनकर विलियम को समझाने की कोशिश की और कहा कि चीजों को कानूनी तरीके से सुलझाना चाहिए। उसने कहा कि वह गिरफ्तार होने और अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार है क्योंकि वही असली न्याय होगा। लेकिन विलियम ने माना कि मामला इतना सरल नहीं है। उसने पूरे न्याय तंत्र पर तीखा हमला करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पुलिस, वकील और जज
सब एक बेकार राजनीतिक ढांचे का हिस्सा बन चुके हैं। उसने अपना गुस्सा उन गवर्नरों और सरकारी अधिकारियों पर निकाला जिन्हें वह कमजोर और जरूरत से ज्यादा दयालु मानता था। उसने उन्हें बिना रीढ़ की हड्डी वाले छोटे लोग कहा, जिन्हें देश और जनता की फिक्र नहीं है, बल्कि वे एडी जैसे अपराधियों को संरक्षण देने में लगे रहते हैं। उसकी नजर में अपराधियों के प्रति यह नरम नीति केवल उनके हौसले बढ़ाती है। सरकार न केवल उन्हें मुफ्त रहने की जगह और खाना देती है, बल्कि मनोवैज्ञानिकों को भी भेजती है ताकि वे अपराधियों को पीड़ितों के प्रति अपनी भावनाओं को समझने में मदद कर सकें। वह बोलते बोलते इतना उत्तेजित हो गया कि उसने कहा कि यह व्यवस्था कभी न्याय नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपना रास्ता खुद चुना और खुद बुराई को सजा देने का फैसला किया। एडी ने हैरानी से पूछा कि क्या वह इसे ही न्याय कहता है? वह गाड़ी में मौत के करीब फंसा हुआ है और दूसरा शख्स इसे न्याय का नाम दे रहा है। विलियम ने अपनी बात को सही ठहराने के लिए एक उदाहरण दिया। उसने कहा कि कुछ देशों में अगर कोई चोरी करते पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं ताकि दूसरे अपराधियों में डर बना रहे। एडी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि हालांकि लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। उसने समझाया कि ज्यादातर मामलों में उन देशों में भी सजा का तरीका जेल ही है, न कि शारीरिक रूप से अपंग करना। विलियम ने इस पर संदेह जताया और पूछा कि जो लोग बार बार गंभीर अपराध करते हैं उनका क्या होता है। एडी ने संक्षेप में उत्तर दिया, उनकी 4 उंगलियां काट दी जाती हैं। विलियम ने तुरंत एडी से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर आईडी नंबर मांगा ताकि वह यह जांच सके कि क्या एडी पहली बार अपराध कर रहा है। उसने कहा कि अगर यह एडी का पहला जुर्म है तो वह उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर वह पुराना अपराधी है तो उसे अपना गुनाह कबूल करना होगा, माफी मांगनी होगी और फिर अपने हाथों से अपनी 4 उंगलियां काटनी होंगी। एडी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा कि क्या वह गंभीर है। विलियम ने बड़ी दृढ़ता के साथ पुष्टि की और पूछा कि क्या उसे यह सजा मंजूर है। एडी ने साफ इनकार कर दिया। वह इस तरह के लेन देन वाले न्याय को स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन विलियम ने उसे दोबारा सोचने की सलाह दी और कहा कि यह मौका उसे सिर्फ एक बार मिलेगा और उसने अपनी प्रतिष्ठा की कसम खाई कि वह अपना वादा पूरा करेगा। एडी ने कहा कि यह न्याय नहीं है, लेकिन विलियम ने तर्क दिया कि उसके लिए यह एक निष्पक्ष फैसला है। इसके बाद एडी ने उस गाड़ी की बात छेड़ी जिसमें उसे कैद किया गया था। उसने पूछा कि विलियम ने इस गाड़ी पर कितना पैसा खर्च किया होगा। उसने अंदाजा लगाया कि शायद $1,00,000। विलियम ने घमंड से कहा कि वह बहुत अमीर है, जिससे एडी को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा कि विलियम जैसे लोगों को लूटा जाना ही सही है, लेकिन विलियम अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने अपना एक एक पैसा खड़ी मेहनत से कमाया है। एडी ने इस पर शक जताते हुए पूछा कि क्या उसने अपनी पढ़ाई, खासकर मेडिकल स्कूल की फीस खुद भरी थी। उसे यकीन था कि विलियम की कामयाबी के पीछे उसके परिवार का बड़ा हाथ रहा होगा। हालांकि विलियम ने बहस को विशेषाधिकार प्रिविलेज से हटाकर नैतिकता की ओर मोड़ दिया। उसने कहा कि वह एक ऐसी जगह से आया था जहां उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की और अपने लिए एक सम्मानजनक जीवन बनाया। विलियम ने एक धार्मिक वाक्य चोरी मत करो का जिक्र किया और कहा कि यह बहुत स्पष्ट है और इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने मजाक में कहा कि अगर एडी को इससे कोई दिक्कत है तो वह भगवान, कार्ल मार्क्स या यहाँ तक कि कार्दाशियन परिवार के पास जाकर शिकायत कर सकता है, लेकिन उसे खुद इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने बहुत ही हल्के अंदाज में अपनी बात खत्म करते हुए इस नैतिक सुनवाई पर विराम लगा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गाड़ी के अंदर का माहौल और भी भयानक होता गया। भूख, प्यास और दर्द एडी के मनोबल को तोड़ने लगे। ऐसी चरम परिस्थितियों में एडी के जिंदा रहने की इच्छा और उसकी इंसानियत के बीच एक संघर्ष छिड़ गया। इतना टॉर्चर सहने के बाद भी उसके मन में अपने परिवार, खासकर अपनी बेटी सारा के लिए गहरी चिंता और प्यार बना रहा। दर्द में तड़पते हुए वह अपनी बेटी का नाम बुदबुदा रहा था, जो उसके लिए जीने की इकलौती वजह थी। जब विलियम ने देखा कि एडी की हालत और बिगड़ रही है तो वह फिर से बोला। एडी ने कमजोरी भरी आवाज में एक सवाल पूछा कि जब विलियम को उसे आखिर में मारना ही है तो उसने पहले उसकी टांग के घाव पर पट्टी बांधने की इतनी मेहनत क्यों की। विलियम इस पर जोर से हंसा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुना हो। उसने इस बात से पूरी तरह इनकार किया कि वह एडी को यूं ही मरने देगा। उसने स्वीकार किया कि उसने इस प्रोजेक्ट पर बहुत समय और पैसा लगाया है और वह इसे इतनी जल्दी खत्म नहीं करेगा। उसने साफ कहा कि यह सब केवल न्याय करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वह इसमें आनंद ढूंढ रहा है। उसने स्पष्ट किया कि उसे इस प्रक्रिया से मजा मिलना चाहिए, खासकर जब उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं। यह नियंत्रण और सजा का एहसास उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। विलियम ने एडी से उसकी पर्सनल जानकारी निकलवानी शुरू कर दी। उसने कहा कि अगर एडी अपना सही सोशल सिक्योरिटी नंबर बता देगा तो वह उसे पानी देगा और गाड़ी का हीटर बंद कर देगा। शुरुआत में एडी ने साथ देने से साफ मना कर दिया और सिर्फ अपना नाम बताया। विलियम उसे लगातार और बोलने के लिए उकसाता रहा। एडी ने कहा कि पहले उसे पानी चाहिए, तभी वह आगे की जानकारी देगा, लेकिन विलियम ने इस तरह की कोई डील मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि नियम एडी तय नहीं करेगा और वह इस पूरी प्रक्रिया के हर पल का आनंद ले सकता है। आखिरकार एडी टूट गया और उसने अपना पूरा नाम बताया, एडी बारिश। विलियम इस बात से खुश नजर आया और उसने फिर से सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछा। मजबूरी में एडी ने धीरे धीरे नंबर बोल दिए।
विलियम ने संतुष्टि के साथ नंबर लिखे और एडी को बताया कि पानी की बोतल पैसेंजर सीट के नीचे है, जिसे एडी ने घायल होने के समय वहां सरका दिया था। समय बीतता रहा और गाड़ी के अंदर गहरी खामोशी छा गई। अचानक एडी को अपनी जेब में कुछ स्क्रैच कार्ड मिले। उनमें से एक कार्ड पूरा स्क्रैच नहीं हुआ था और जब उसने आखिरी नंबर खुरचा तो वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। विलियम ने पूछा कि वह क्यों हंस रहा है। इस मोड़ पर विलियम के व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव दिखा। उसने धीमी आवाज में कहा कि कैंसर के आखिरी स्टेज का मरीज होने की वजह से उसका मूड अक्सर बदलता रहता है। कभी रातें ठीक होती हैं तो कभी बहुत खराब। एडी ने सिर्फ इतना कहा कि वह घर जाना चाहता है। विलियम ने कहा कि हम कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकते और यही जिंदगी की असली दुखद सच्चाई है। वह सोच में डूब गया और कहने लगा कि जब किसी को पता हो कि लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा तो वह अपनी टूटी हुई जिंदगी को कैसे संभाले। उसने कहा कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं भर सकती और कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे कभी ठीक नहीं होते। उसने माना कि ये लाइनें उसकी बेटी एम्मा की पसंदीदा लिखाई में से थीं। एडी ने बात बदलते हुए कहा कि उसे बस थोड़ा खाना और एक सिगरेट चाहिए। उसने लंबी सांस लेकर कहा कि एक सिगरेट के लिए वह कुछ भी कर सकता है। लंबी चुप्पी के बाद एडी ने सिर झुका लिया और बहुत गंभीर होकर माफी मांगी। उसने माना कि उसे इस गाड़ी में घुसना ही नहीं चाहिए था और उसका व्यवहार गलत था। उसे अपने किए पर सच में पछतावा था। उसने ईमानदारी से कहा कि विलियम सही कह रहा था। हर इंसान को सुरक्षित महसूस करने का हक है और वह खुद उस भरोसे को तोड़ रहा था। उसने माना कि उसकी हरकतें स्वार्थी थीं और वह सच में चोरी करने आया था। रोते हुए वह कुछ पल के लिए रुक गया और बोला कि अब वह सच में सब समझ चुका है। खाना खाने के बाद विलियम उसे अकेला छोड़कर चला गया। एडी अब भी खुद को बचाने का रास्ता सोच रहा था। वह धीरे से बड़बड़ाया कि उसे हार नहीं माननी है। उसने गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ध्यान से देखा और सोचा कि अगर वह मेन पावर सप्लाई बंद कर दे और सेफ्टी स्विच ढूंढ ले तो वह सर्किट तोड़ सकता है। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। तभी सिस्टम से विलियम की आवाज आई। उसने ठंडे लहजे में पूछा कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने याद दिलाया कि वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। चौथे दिन एडी ने चुपचाप अपने पैर से मेन पावर स्विच बंद करने की कोशिश की। भूख और प्यास से बुरी हालत हो चुकी थी और वह अपनी ही गंदगी पीला तरल पीने तक मजबूर हो गया। रात में हताश होकर उसने स्टार्ट बटन दबाया और गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। लेकिन वह कुछ ही मीटर चला था कि विलियम ने रिमोट कंट्रोल से गाड़ी का कंट्रोल वापस ले लिया। विलियम गाड़ी चलाते हुए उसे शहर की सड़कों पर घुमाने लगा। बाहर के नजारे देखते हुए उसने समाज के लिए अपनी नफरत जाहिर की। उसने कहा, देखो लोग क्या बन गए हैं। उसकी नजर में वे अब इंसान नहीं रहे बल्कि जानवरों की तरह जी रहे हैं, बीमार, नशे में डूबे और अपराधी। उसने सवाल किया कि समाज ये सब कैसे होने दे रहा है। फिर वह उसे एक शांत दिखने वाले रिहायशी इलाके में ले गया और वहां घरों के दरवाजों पर लगे लोहे के जाल, कैमरे और ऊंची बाड़ दिखाई। उसने जोर देकर कहा कि यह ऐसा दौर है जहां हर कोई डर के साए में जी रहा है। अचानक गाड़ी की रफ्तार और तेज हो गई। एडी डर के मारे चिल्लाया और विलियम से धीरे चलाने को कहा, लेकिन विलियम ने स्पीड और बढ़ा दी। उसने कहा कि वह बस थोड़ा आजाद महसूस करना चाहता है। उसने सामने खड़े दो गुंडों को देखा और कहा कि इन्हें पुलिस का डर नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस कभी नहीं आएगी। अचानक उसने गाड़ी एक गुंडे की तरफ घुमा दी और उसे टक्कर मार दी। एडी सदमे में चिल्ला उठा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि विलियम सच में ऐसा कर सकता है। जब विलियम दूसरे गुंडे के पीछे भागने लगा तो एडी ने उसे रोकने की बहुत विनती की। उसने उसकी समझदारी जगाने की कोशिश की, लेकिन विलियम अपनी ही सनक में डूबा हुआ था। उसने कहा कि अगर एडी जैसे लोग नियम तोड़ सकते हैं तो वह क्यों नहीं। उसके लिए यह एक तरह का टूटा हुआ न्याय था। एडी गिड़गिड़ाता रहा कि वह भी एक इंसान है, एक जिंदा शरीर है, लेकिन विलियम सुनने के मूड में नहीं था। उसने कहा कि अगर नियम तोड़ने पर सजा नहीं मिलेगी तो समाज में कोई व्यवस्था नहीं बचेगी। एडी ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया, लेकिन विलियम ने ताना मारते हुए कहा कि जब नियमों की कोई अहमियत नहीं तो क्यों न पूरी अराजकता का खेल खेला जाए। गाड़ी तेजी से दौड़ती रही और विलियम अपने विनाशकारी पागलपन में डूबा रहा। एडी बस रुकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन विलियम ने ठंडेपन से कहा कि वह रुकना नहीं चाहता। उसने घायल आदमी को वायरस, परजीवी और कचरा कहा। आखिरकार एडी ने हार मान ली और कहा कि वह जीत गया है, बस अब गाड़ी रोक दे। विलियम ने अजीब सी शर्त रखी, अगर वह आदमी खुद से उठकर खड़ा हो जाए तो वह एडी को छोड़ देगा। एडी पागलों की तरह खिड़की से चिल्लाकर उस आदमी को उठने के लिए कहने लगा। जब वह नहीं उठा तो एडी का सब्र टूट गया। उसने विलियम को शैतान और पागल कहा और उसे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन विलियम गुस्सा नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे एडी में यही जज्बा देखना था। गाड़ी के अंदर तेज रॉक म्यूजिक बज रहा था। एडी डर और गुस्से में चीख रहा था और विलियम इंसानी जंगल का स्वागत कर रहा। यह 5वां दिन आ गया। विलियम ने एडी को एक ऐसी बात बताई जिससे उसके होश उड़ गए। वह एडी की एक्स वाइफ एमी और बेटी सारा के बारे में बात कर रहा था। एडी ने घबराकर पूछा कि वह क्या कह रहा है, तो विलियम ने बिना रुके बताया कि वह उनके अपार्टमेंट तक गया था। उसने कहा कि एमी ने खुद दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया और उसने सारा को भी देखा जो उस समय अपना होमवर्क कर रही थी। उसने सारा की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत प्यारी और सीधी सादी बच्ची है। एडी को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ।
उसने चिल्लाकर पूछा कि उसकी पत्नी ने किसी अजनबी को घर के अंदर क्यों आने दिया। विलियम ने आराम से समझाया कि उसने खुद को एक एनजीओ का आदमी बताया था जो उन सिंगल माताओं की मदद करती है जिनके पति बच्चों का खर्च नहीं देते। उसने इसके लिए नकली विजिटिंग कार्ड भी छपवा रखे थे। एडी ने गुस्से में कहा कि उसके परिवार का इस सब से कोई संबंध नहीं है, लेकिन विलियम ने शांत आवाज में कहा कि वे दोनों भी एडी की खुदगर्जी का ही शिकार हैं। एडी चिल्लाया कि वह अपने परिवार से प्यार करता है, मगर विलियम ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि एडी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों को दुख पहुंचाता है। उसने साफ बताया कि पिछले 2 साल से एडी अपनी पत्नी और बच्चे के खर्च के पैसे नहीं दे रहा। एडी ने इसे झूठ बताया, लेकिन विलियम ने कहा कि यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, सब रिकॉर्ड में दर्ज है और उसने उसकी क्रेडिट रिपोर्ट भी देखी है। एडी बस इतना कह पाया कि वह बहुत मेहनत कर रहा है। तब विलियम ने कहा कि कोर्ट ने उसे नालायक पिता माना था। यह सुनकर एडी बिल्कुल चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि सारा मुझसे प्यार करती है और यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। तभी गाड़ी सारा के स्कूल के सामने आकर रुक गई। विलियम ने ताना मारते हुए पूछा कि क्या छोटी सारा में भी अपने पिता जैसी स्ट्रीट स्मार्टनेस है। एडी बुरी तरह घबरा गया और उसने तुरंत वहां से निकल जाने को कहा, लेकिन विलियम ने उसे मजबूर किया कि वह सारा को देखे जो अकेली खड़ी अपने पिता का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सारा घर की ओर चलने लगी, गाड़ी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। विलियम ने कहा कि घर तो बस कुछ ब्लॉक दूर है, लेकिन बढ़ते अपराध को देखते हुए उसे बच्ची की सुरक्षा की चिंता हो रही है। ये सुनकर एडी पूरी तरह टूट गया। उसने अपना सारा घमंड छोड़ दिया, रोने लगा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह सब मान लेगा, जो विलियम कहेगा वही करेगा, बस सारा को कुछ न करे। डर और लाचारी में उसने एक प्लास्टिक की बोतल अपने मुंह में दबा ली ताकि दर्द सहते हुए भी वह गाड़ी में लगे कैमरों को तोड़ सके। इस हालत में एडी ने उम्मीद छोड़ दी और अपनी बेटी के लिए आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। कांपती हुई आवाज और आंसुओं के साथ उसने सारा से कहा कि वह अच्छा पिता नहीं बन पाया और उसे इसका बहुत अफसोस है। उसने कहा कि पिता होना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सच्ची बात थी। आखिर में गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। एक बूढ़ा आदमी यानी विलियम गाड़ी के पास आया। उसने खिड़की खोली, खुद को दिखाया और एडी से कहा कि वह जिप टाई से अपने हाथ खुद बांध ले। एडी ने गुस्से में उसे गाली दी, लेकिन मजबूरी में उसने खुद को सीट के नीचे लगे पाइप से कसकर बांध लिया। विलियम गाड़ी में बैठ गया और एडी की बंदूक हिलाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। फिर उसने गांजे की सिगरेट निकाली और ताना मारा कि कैसे देश में अपराध कम करने के नाम पर इसे कानूनी बना दिया गया है। उसने एक कश एडी की तरफ भी बढ़ाया। गाड़ी फिर चल पड़ी और अंदर म्यूजिक बजने लगा। विलियम ने कहा कि यह उसकी बेटी एम्मा का पसंदीदा गाना था। फिर उसने डराने वाली बात कही कि मरने से पहले एडी को थोड़ा संगीत और सीख लेनी चाहिए। एडी ने धीरे से पूछा कि क्या विलियम ने उसकी माफी पर भरोसा नहीं किया, क्या यह सब सिर्फ एक माफी के लिए था। जैसे ही एडी ने एम्मा का नाम लिया, विलियम गुस्से में भड़क उठा, लेकिन फिर उसने अपना दर्द बताया। उसने कहा कि एक लुटेरे ने उन्हें रोक लिया था और एम्मा के गले में गोली मार दी थी। उसने याद किया कि उसकी बेटी रोई भी नहीं, बस अपनी चोट की तरफ इशारा करते हुए पापा कहा, और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। सिर्फ $1500 के लिए उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। एडी ने कहा कि विलियम न्याय नहीं कर रहा, बल्कि एक विकृत बैटमैन बनकर लोगों को सजा दे रहा है। उसने कहा कि वह ढोंगी है जिसने अपनी नफरत को सही साबित करने के लिए उसे नैतिकता का नाम दे दिया है। एडी ने सबसे गहरी चोट तब की जब उसने कहा कि अगर एम्मा जिंदा होती तो वह अपने पिता की इन हरकतों पर शर्मिंदा होती। ये सुनते ही विलियम अपना आपा खो बैठा। वह गुस्से और दर्द में बेकाबू हो गया। इसी अफरा तफरी में एडी को मौका मिला और उसने विलियम को काबू कर लिया। वह उसे मार देना चाहता था, लेकिन तभी उसके फोन पर सारा का कॉल आ गया। सारा ने उसका वॉइस मैसेज सुन लिया था और वह डर गई थी। बेटी की आवाज सुनते ही एडी का गुस्सा शांत हो गया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह ठीक है और ठीक 2:15 बजे उसे स्कूल से लेने आएगा। विलियम मर चुका था और गाड़ी में आग लग गई। एडी ने एक हथौड़े से पीछे का बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ा और बाहर निकल आया। वह सीधे उसी रिपेयर गैरेज गया और अपनी वैन उस मालिक को बेच दी जिसने पहले उसकी मदद नहीं की थी, ताकि उसे तुरंत पैसे और कोई साधन मिल सके। घायल हालत में वह स्कूल पहुंचा और सारा को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में अब एक अलग सा सुकून था। एडी और विलियम दोनों ही हालात और समाज से परेशान लोग थे। फर्क बस इतना था कि एडी ने अपनी बेटी के लिए खुद को बदलने और जीने का रास्ता चुना, जबकि विलियम अपने दुख और बदले की आग में खुद ही खत्म हो गया।